हेलो एवरीवन, आई एम गौरव शर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 4.5। इसमें हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने थर्ड चैप्टर में भी देखा है, बट वहाँ पे सिर्फ हमने कैलकुलेट किया था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हम देखेंगे कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस फॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो देखते हैं। In this section, we shall discuss the condition for the existence of inverse of a matrix. To find the inverse of matrix A, हम उसे डिनोट कैसे करते हैं? A का इनवर्स। सो हमने थर्ड चैप्टर में स्टडी किया था कि सिर्फ हाउ टू फाइंड इनवर्स, उसकी हमने कंडीशन कोई भी डिस्कस नहीं की थी। बस हमने ये कहा था कि स्केयर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स होगा, बट साथ में ये भी कहा था कि हर एक स्केयर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं पॉसिबल और नहीं हो सकता। सो वो कंडीशन क्या थी हम देख लेते हैं। अगर लेट ए बी माई एनी स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन अगर ए मैट्रिक्स को मैं किसी बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं हैविंग सेम ऑर्डर ऑफ ए, मतलब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी एन होगा। सो हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, से एन, ए एन, बी एन, सो आई एन। देन वी से दैट बी इज माई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और हम लिखते थे कि बी मैट्रिक्स होगी हमारी वो इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए होगी। और एक कंडीशन हमने और डिस्कस की थी कि द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ यूनिक। इसको समझते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा। सो ये कंडीशन लाइक ए बी इज इक्वल टू आई, हेयर ए एंड बी बोथ आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड आई आल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। देन हमारे पास किसी और मैट्रिक के साथ ये कंडीशन नहीं मिल सकती। ठीक है, लेट सी बी अनदर मैट्रिक्स डी ई एफ जी, किसी भी मैट्रिक के साथ हमें अगेन ये रिलेशन नहीं मिलेगा। सो दिस इज माय ब्रीफ जो हमने पहले प्रीवियस में पढ़ा था अबाउट इनवर्स। सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जैसे कि हमने कहा था कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं हो सकता। सो किस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा और किसका नहीं, ये हम यहाँ पे फर्दर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ टर्म्स को गो थ्रू कर लेते हैं जो हमारे हेल्प करेंगी। अब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टर्म देखते हैं जो हमें रिक्वायर होगी, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो बाय डेफिनेशन हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू एलिमेंट्स ए आई जे हैविंग ऑर्डर एन इंटू एन। क्या कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर एन है इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स, द डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए Ij having same order n into n, where Aij is the cofactors of element of our given matrix, elements of Aij. Then adjoint of a matrix A is defined by Adj into A, capital A. So इसको एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। डेफिनेशन हमने गो थ्रू कर ली है। सो हमें क्या कहा गया है कि अगर मेरे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है हैविंग ऑर्डर एन, देन उसके कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज को, पहले उसके हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनका हम ट्रांसपोज करेंगे, देन वी से दैट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ आवर ए मैट्रिक्स। सो इस एग्जांपल में भी देख लेते हैं। सो लेट मैं कोई ए मैट्रिक्स अज्यूम कर लेता हूँ हैविंग ऑर्डर 3 into 3। So first element 1 1, second 1 2, 1 3, and a 2 1, a 2 2, a 2 3, a 3 1, a 3 2, a 3 3, having order
3 इंटू 3 और सिंपली हम कह सकते हैं 3। सो अब एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा? सो एडजॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डी जे इंटू कैपिटल ए, ये मैट्रिक्स वाला ही आ गया, इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, हम क्या कह सकते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल ए 1 1 1 2 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 एंड ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3। सो अब एडजॉइंट ए को अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे इक्वल आ जाएगा एडजॉइंट ए। तो इस चीज़ को दोबारा देख लेते हैं। हमारा फाइनल रिजल्ट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में क्या होता है, हमारी रोज कॉलम में इंटरचेंज हो जाती है और हम कह सकते हैं कॉलम्स हमारे रोज में इंटरचेंज हो जाते हैं। सो रो 1 को मैं कॉलम 1 में इंटरचेंज कर देता हूँ, 1 1 ए 1 2 ए 1 3 एंड रो 2 को कॉलम 2 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 एंड ए, इसी तरह रो 3 को कॉलम 3 में ए 3 1 ए 3 2 एंड ए 3 3। दिस इज माई एडजॉइंट ए ऑफ ऑर्डर 3। सो काफ़ी सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोफैक्टर निकालें उसका ट्रांसपोज करना जरूरी है एडजॉइंट निकालने के लिए। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2 इंटू 2 और वी कैन सिंपली से ऑर्डर 2। सो क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 23, फाइंड एडजॉइंट ए फॉर मैट्रिक्स ए। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। सो सबसे पहले हम कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। सो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो का एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम 2 का क्या आ जाएगा। सो वी नो द फार्मूला, कोफैक्टर ऑफ 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू -1, ये पावर है इसके रेस टू पावर रेस टू हो जाएगी और ऐड हो जाएगी इनटू माइनर ऑफ 1 1। अब माइनर ऑफ 1 1 कैसे निकालते हैं, वो रो डिलीट कर देते हैं जिसमें मेरा ये 2 प्रेजेंट है और वो कॉलम, तो मेरे पास कितना बच गया, ओनली 4। सो -1 रेस टू पावर 2 इंटू 4। अब सम करे से पावर इधर होगी तो ये पॉजिटिव बन गया, सो इट कम्स आउट टू बी 4। इसी तरह मैं कोफैक्टर ऑफ 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो मेरे पास 3 है, सो सेम -1 रेस टू पावर 1 + 2 एंड माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 1 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम ये एलिमेंट ये डिलीट जिसमें ये लाई कर रहा है और वो कॉलम डिलीट, तो 1। सो यहाँ पे पावर कितनी है, -1 रेस टू पावर 3, ये ऑड हो गया, -1 की रेस टू पावर ऑड हो तो ये माइनस नेगेटिव ही आएगा, -1 इंटू 1 -1 एंड इसी तरह से 2 1 रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, सो -1 रेस टू पावर 1 + 2, तो ये ऑड हो गई, सो ये रो डिलीट जिसमें ये है और ये कॉलम डिलीट, तो कितना आया 3। इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा -3। इसी तरह से ए 2 2, सो -1 रेस टू पावर 2 + 2, अब 4 डिलीट जिसमें में 4 है वो रो डिलीट और वो कॉलम डिलीट, तो मेरे पास क्या बच गया सिर्फ 2। सो सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या गया 2। अब हमने बाय डेफिनेशन क्या कहा था, एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। पहले हम मैट्रिक्स बना लेंगे कोफैक्टर्स की, फिर उसको हम बाद में ट्रांसपोज कर देंगे। सो इसे देखते हैं। बाय डेफिनेशन हमें मालूम है
कि मेरा ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, सो सॉरी, बाय डेफिनेशन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हम बना लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा ही मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज। सो मेरे पास कितना है, 4 -1 4 -1 -3 -2 -3 ते 2। सो अब इसका हमें ट्रांसपोज क्या देगा, एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 4 -3 -1 and 2। सो दिस इज आवर आंसर। सो इस चीज को हम थोड़ा सा शॉर्टकट वे से समझते हैं। अगर आपके पास कहा गया एग्जामिनर ने फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जिसका ऑर्डर 2 होगा और या 2/2 ही होगा, ये शॉर्टकट हम उसी में अप्लाई करेंगे। सो देखते हैं शॉर्टकट को। मान लीजिए हम एडजॉइंट ए कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरे पास 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम एडजॉइंट ए उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं शॉर्टकट वे से। सो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, मुझे एलिमेंट्स मालूम है, A11 A12 A21 A22। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये आप मान लीजिए, देखिए आपको मालूम है रेक्टेंगल में मेरे पास 2 डायगोनल होते हैं, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। सो दिस इज कॉल्ड माय मेन डायगोनल, दिस इज कॉल्ड माय मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है जी, ये जो डायगोनल है मेरा, इसे हम कहते हैं मेन डायगोनल। मेन डायगोनल। सो मेरे पास 2 डायगोनल है, तो एक मेरे पास आ जाएगा मेन डायगोनल। सो जो मेरे एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल है, वहां पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगा इंटरचेंज का। कि इनको मैं इंटरचेंज कर दूं, और जो मेरा दूसरा डायगोनल है वहां पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगा सिर्फ साइन चेंज, साइन चेंज। ठीक है जी। सो जब ये करूंगा मैं, तो मेरे पास मेरा एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ए। सो मेन डायगोनल में इंटरचेंज, सो A22, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा -A12, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी -A21 और यहाँ पे क्या आ जाएगा A11। सो इट गिव्स मी माय एडजॉइंट विदाउट एनी कैलकुलेशन और वेरी मिनिमम कैलकुलेशन। सो इसी रूल को हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं जो हमने यूज़ किया था। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, मैं इसे रब कर देता हूँ। सो अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A 2 3 1 4। अब बाय रूल हमने अगर एडजॉइंट फाइंड करना है तो हमें ऑपरेशंस लगाने हैं, मेन डायगोनल में इंटरचेंज करना है। सो दिस इज, ये हमें क्या करना है, इंटरचेंज। इसके हमें क्या करने हैं, साइन चेंज। साइन चेंज। सो अब ये ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो आपको इस स्टेप की करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ही लिख सकते हैं, ये तो बस आपको समझाने के लिए है। सो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है
सो हम सीधा ही कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले इंटरचेंज कर देते हैं, 2 की जगह 4, 4 2 एंड यहाँ पे साइन चेंज सिर्फ -3 -1. सो दिस इज माई आंसर बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड. सो आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल सेम आ रहा है, यू कैन कंपेयर. सो ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन. अब हम थ्योरम नंबर 1 देखते हैं. इसमें थ्योरम में हमें क्या स्टेटमेंट की है उसे देखते हैं. इफ ए बी माई एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन हमें थ्योरम क्या बता रही है कि मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए, और हम कह सकते हैं इसका वाइस वर्सा भी इज इक्वल टू, या एडजॉइंट ए पहले आ जाएगा इनटू मैट्रिक्स ए बाद में, हमें गिव्स द रिजल्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई, वेयर आई इज माई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. सो हमें सिर्फ इसको याद करना है, इस थ्योरम को, इस स्टेटमेंट को, कि मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी मैट्रिक्स होगी हमारे पास, जहाँ इस फॉर्म में हो सकता है एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो ये सिर्फ हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, फिर भी हम इसका प्रूफ करेंगे ताकि आपको थोड़े से टॉपिक और क्लियर हो जाए, आपके फंडामेंटल्स और क्लियर हो जाए. सो लेट्स इसका हम प्रूफ देख लेते हैं. लेट मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ. लेट इसके प्रूफ के लिए मैट्रिक्स ए, इसमें मेरे पास एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. यहाँ पे हमने सपोज कर ली, और आप कह सकते हैं लेट कर लिए मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3 और उसके एलिमेंट्स. अब हमने जस्ट पीछे देखा था कि इसका एडजॉइंट हम कैसे फाइंड कर लेते हैं. सो इसका एडजॉइंट ऑफ ए हमें मालूम है कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज करने के बाद आएगा. सो इसे ट्रांसपोज कर लेते हैं. A11, सो A21, A31. सो रो 1 को मैंने कॉलम में ट्रांसपोज कर दिया. सो इसीलिए तो आप ध्यान रखिए 1 2 3. इसी तरह ए मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2. सो A22, A32 एंड इसी तरह से अब जो मेरी रो 3 है इसको मैं कॉलम 3 में लिख दूंगा एज अ कोफैक्टर. यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कोफैक्टर्स. A13, A23 एंड A33. दिस इज माई एडजॉइंट. सो हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. मेरे पास स्टेटमेंट में क्या कहा गया, ए पहले है, एडजॉइंट ए बाद में है. सो ए इंटू एडजॉइंट ए. सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम. पहले मैं लिख लेता हूँ मैट्रिक्स ए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इनटू. अब मेरी एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स कैपिटल A11, कैपिटल A21, कैपिटल A31. इसी तरह से A12, A22, A32, A13, A23, A33. अब हमने जब मैट्रिक्स चैप्टर किया था वहाँ पे बड़ी डिटेल से किया था कि हाउ टू वी मल्टीप्लाई द ऑफ टू मैट्रिक्स और गिवन मैट्रिक्सेस. सो देखते हैं हम वहाँ पर क्या यूज़ करते थे, एरो रूल्स, जिससे हमें थोड़ा सा इजी हो जाता था कैलकुलेशंस में. सो जो मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए ए, तो इसे मैं फर्स्ट मैट्रिक कहूँगा. यहाँ पे मैं ले लूँगा हॉरिजॉन्टल एरो लाइक दैट. अब मल्टीप्लाई में मेरी सेकंड मैट्रिक्स क्या आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए. यहाँ पे मैं ले लूँगा वर्टिकली डाउनवर्ड एरो, एरो हेड डाउनवर्ड वर्टिकली.
सो अब उसमें क्या होता है कि मेरी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके प्लस होते हैं। सो एज सच यहाँ सो ए इंटू एडजॉइंट ए माई लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा था रो 1 को ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू मल्टीप्लाई विद कॉलम फर्स्ट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, A11 इंटू A11 प्लस A12 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 A12, एरो को फॉलो करते हुए A13, इस एरो को फॉलो करते हुए A13 प्लस A13 इंटू A13। अब मेरी रो 1 फुली मल्टीप्लाई हो चुकी है कॉलम 1 से। अब मैं रो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा कॉलम 2 से। सो A11 A21 प्लस A12 A12 A22 A13 प्लस A13 A23। सिमिलर वे से अब रो 1 कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो A11 इंटू A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33। सो दीज आर माई एलिमेंट्स जब मैंने रो 1 को मल्टीप्लाई किया कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 के विद रिस्पेक्ट। सो इसी तरह से अब मैं रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, A21 इंटू A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 इंटू A13। सिमिलर वे से अब यही रो मेरी कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22 A23 इंटू प्लस A23 इंटू A23। अब सेम रो कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई। सो A21 इंटू A31 प्लस A22 A32 प्लस A23 इंटू A33। अब हमारे पास बच गई है सिर्फ रो 3। रो 3 को भी कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। सो A31 इंटू A11 प्लस A32 इंटू A12 प्लस A33 A13। इसी तरह से अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रो 3 को कॉलम 2 के साथ। सो A31 A21 प्लस A32 A22 प्लस A33 A23। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ रो 3 और कॉलम 3। अब इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, A31 इज इक्वल टू A31। सो A32 प्लस A32 इंटू A32 प्लस A33 इंटू A33। So after multiplication we got this matrix. So अब हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर 4 इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 4.4 में हमने जो कंसेप्ट किया था कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनर्स और कोफैक्टर्स, तो उसमें से एक सिग्निफिकेंस था कि विद द हेल्प ऑफ माइनर्स और जहाँ हम कह सकते हैं कोफैक्टर्स भी, हम किसी भी डिटर्मिनेंट को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए
अगर मैं इसे डिटर्मिनेंट मान लूँ, हालांकि यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स है, अगर इसे मैं डिटर्मिनेंट मान लूँ तो इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं एज बाय डेफिनेशन कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो विथ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। और इसी तरह मैं कॉलम्स के लिए भी कह सकता हूँ, ठीक है, गिव्स मी द डिटर्मिनेंट, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ दैट डिटर्मिनेंट, अदरवाइज जीरो। अगर मेरे एलिमेंट्स डिफरेंट कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके सम हो देन जीरो। सो उससे डिटेल के अगर आपको ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, गो थ्रू, उसमें हमने बहुत डिटेल में किया हुआ है इस चीज़ को। सो देखिए अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 1 एलिमेंट 1 1 मल्टीप्लाई किसके साथ है, सेम कोफैक्टर 1 1 के साथ ही, सम, फिर प्रोडक्ट 1 2 किसके साथ में कोफैक्टर है, 1 2 1 3 1 3। सो मैंने क्या कहा था कि अगर मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ रो जहाँ कॉलम मल्टीप्लाई हो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ ही, तो हम उसे कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है जी। सो अदरवाइज जीरो, जैसे यहाँ देख लीजिए 1 1 है, यहाँ पे 2 1 है, अब यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे भी 2 2 है, 1 3 2 3। सो ये तो जीरो हो जाएगा, अदरवाइज जीरो। सो दिस इक्वेशन गिव्स मी डिटर्मिनेंट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है जी। ये डिटर्मिनेंट की कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है अगर यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट भी सेम हो, कोफैक्टर भी सेम हो मल्टीप्लाई में, सम एलिमेंट 1 2 कोफैक्टर 1 2 एलिमेंट 1 3 कोफैक्टर 1 3। देयर आर 6 वेज, ठीक है जी, जिससे हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 रो 3 कॉलम। सो दिस गिव मी अ डिटर्मिनेंट, दिस गिव मी 0, सिमिलरली 1 1 3 1 इट आल्सो गिव मी 0। अब यहाँ पे आते हैं 2 1 इंटू 1 1 इट आल्सो गिव मी 0। सो 2 1 2 1, यहाँ तक तो ठीक है। हम पूरा चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू रो या अकॉर्डिंग टू कॉलम, यहाँ पे तो ठीक है। अब सेकेंड टर्म 2 2 a 2 2 ये भी ठीक है, 2 3 2 3 अब ये भी ठीक है। तो ये भी मुझे क्या देगा, डिटर्मिनेंट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे 2 1 3 1 आगे देखने की जरूरत नहीं, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा 0। सो 3 1 1 1 तो ये भी मुझे क्या देगा 0। सो 3 1 2 1 ये भी मुझे क्या देगा 0 एंड 1 3 1 3 1, ठीक है। आगे भी चेक कर लेते हैं 3 2 3 2 3 3 3 3। सो इट आल्सो गिव मी अ डिटर्मिनेंट इन, ये मेरी डिटर्मिनेंट की क्या होगी, कॉम्पैक्ट फॉर्म, एक्सप्रेशन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ आवर डिटर्मिनेंट। क्योंकि यहाँ मैंने ए को अगर डिटर्मिनेंट ज्यूम करूँ तो 1 2 और 3 गिव्स मी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, इन सब का क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट a 0 0, इसका भी 0 इसका भी 0। सो 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a 0, सिमिलर से ये भी 0 ये भी 0, वो क्या आ गया, डिटर्मिनेंट a 0 0 डिटर्मिनेंट a। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मेरे पास सिर्फ ये बच गया। सो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ, सॉरी पहले a था, हमने a मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट ऑफ a। सो देखिए अब मैट्रिक्स है, अब ये मेरे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वी नो दैट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट, एसोसिएटेड अ यूनिक नंबर विद द मैट्रिक्स, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट क्या है एक हमारे पास नंबर ही, सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अब हमें मालूम है मैट्रिक्स रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में,
अगर मैं किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। सेम वे अगर मैं कुछ कॉमन ले रहा हूँ मैट्रिक्स में से तो सभी एलिमेंट से कॉमन आउट आएगा। सो अब मैं डिटर्मिनेंट ए को कॉमन आउट ले लेता हूँ सभी में से, तो मेरे पास क्या बच गया, डिटर्मिनेंट ए कम्स आउट टू बी कॉमन ए। डिटर्मिनेंट ए को मैंने कॉमन ले लिया, तो व्हाट आई एम लेफ्ट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो मेरे पास पीछे क्या रह जाएगी, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आई कैन से दैट यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो हमने क्या किया कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, ये मेरी क्या थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। इसको हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह से आप सेम वे से पार्ट 2 को भी प्रूव कर सकते हैं। अब एडजॉइंट ए को हम फर्स्ट मैट्रिक्स रख लेंगे, ए मैट्रिक्स को सेकंड, सेम यही रूल अप्लाई करेंगे। सो वी गेट आवर डिजायर रिजल्ट। बस आपको एग्जाम के लिए और आपके सिलेबस के लिए सिर्फ ये याद रखनी है, ठीक है जी। तो हमने इसका प्रूफ इसलिए किया क्योंकि हमारे इसमें एक बार काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम टॉपिक देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बाय डेफिनेशन हमें क्या बताया गया है, डेफिनेशन 4 बुक में रिप्रेजेंट करती है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज सेट टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 आ रहा है तो उसे मैं क्या कहूँगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। सो एग्जाम्पल की तरफ से देख सकते हैं, लेट मैं कोई मैट्रिक्स ए मान लेता हूँ 1 2 4 8। अब इसका डिटर्मिनेंट हमने क्या कहा है, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 1 2 4 8। तो हमें डिटर्मिनेंट मान में कैसे सॉल्व करते हैं, 8 को 1 से मल्टीप्लाई, सो माइनस साइन साथ में लेके जाएंगे, 4 इंटू 2, सो इट्स कम आउट टू बी 8 माइनस 8, सो इज इक्वल टू 0। हेंस द ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। सेम वे से नॉन सिंगुलर जो इक्वल टू 0 नहीं होगी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लेते हैं लेट हम कोई एक मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का सिंबल 1 2 3 4। अब इसका डिटर्मिनेंट 1 2 3 4। सो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, मेरे पास क्या आएगा, 4 माइनस 6, सो इज इक्वल टू -2। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे पास कितना आ रहा है, -2। सो ए हेयर इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बेशक आपके पास डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आवे चाहे नेगेटिव टर्म आवे, बट डजंट इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए नॉन सिंगुलर में। सो ये मेरे दो कंसेप्ट हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये टर्म हम काफ़ी यूज़ करेंगे इन्वर्स निकालने के लिए। अब हम थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। हमें उसने क्या क्या कि हमारे पास ए और बी 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं, ए भी मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स और बी भी माई स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड इसका रिवर्स प्रोडक्ट ऑफ बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो इस बात को समझते हैं। फर्स्ट अभी हमने डेफिनेशन की थी इससे पहले, व्हाट आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सो फर्स्ट थिंग, लेट मैं ज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए हैविंग ऑर्डर एन एंड मैट्रिक्स बी
हैविंग सेम ऑर्डर, तो इसका भी ऑर्डर मैं क्यों यूज कर लेता हूँ n। सो अगर उसने कहा A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो नॉन सिंगुलर का क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A डजंट इक्वल टू 0, एंड सिमिलर वे से मैं क्या कह सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ B मैट्रिक्स आल्सो नॉट इक्वल टू 0। एंड तो उसने बाद में क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ ए बी, अगर मैं ए बी को प्रोडक्ट करूंगा तो भी मेरे पास एक मैट्रिक्स आएगी, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो प्रोडक्ट करने के बाद भी ऑर्डर सेम आएगा। सो इन दोनों का प्रोडक्ट का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, दोनों को प्रोडक्ट किया तो मेरा सिंगल मैट्रिक्स ही आएगी। सो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो भी मेरे पास नॉन जीरो ही आएगा। एंड सिमिलर वे से अगर मैं बी ए मैट्रिक्स फाइंड कर लूं, पहले मैं बी ए मैट्रिक्स फाइंड कर लूं, इन्हें प्रोडक्ट करने के बाद उसका ऑर्डर भी आना आएगा। इसका मॉड निकालूं तो ये भी डजंट इक्वल टू 0 आएगा। सो एक बार दोबारा देख लेते हैं इसे। कह रहा है कि ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर्स का मतलब क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, ऑफ सेम ऑर्डर, देन प्रोडक्ट ए बी, इनको प्रोडक्ट करेंगे तो भी मेरे पास सिंगल मैट्रिक्स से आएगी। एंड बी ए को भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक मैट्रिक्स आएगी, आल्सो आर नॉन सिंगुलर। सो दिस मैट्रिक्स ए बी एंड मैट्रिक्स बी ए आल्सो नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब इनका डिटर्मिनेंट, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। सो दिस इज आवर थ्योरम नंबर 2। अब हम थ्योरम नंबर 3 देखते हैं। हमें क्या स्टेटमेंट दिया गया है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। अगर मैं दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट निकालूं इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, तो वो इक्वल होगा उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जब हम उनको प्रोडक्ट करेंगे। दैट इज, इसे देख लेते हैं फॉर्मूले में। अगर मान लीजिए मेरे पास ए और बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, पहले मैं इनका मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, फिर इनका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वो इक्वल आएगा इनके रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर। सो ए का डिटर्मिनेंट निकाला, फिर बी का निकाला, उन दोनों को अगर प्रोडक्ट किया तो ये मेरे पास इक्वल आएगा। ठीक है जी, ये हमारी है थ्योरम नंबर 3। सो इसमें एक रिमार्क्स भी देख लेते हैं। अब हम प्रोडक्ट्स ऑफ टू मैट्रिक्स की बात करें। हम यहाँ बात क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालने की बात कर रहे हैं। सो हमने थ्योरम नंबर 1 में क्या किया था कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी मेरी एक मैट्रिक्स थी, इनटू ए मैट्रिक्स जो हमने सपोज की थी, इज इक्वल टू किसकी आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई मैट्रिक्स। ठीक है, बाय थ्योरम 1, बाय थ्योरम 1। और आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, जैसे भी आपको ठीक लगे। सो जैसे ए आगे भी आ सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मेरे पास थ्योरम 1 से ये रिजल्ट आया था। सो इसी थ्योरम 1 में हमने इसके प्रूफ में देखा था कि, मैं इसे थोड़ा सा फॉर्म में लिख लेता हूँ कि जो हमने प्रूफ किया था, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को जब मैंने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया था, सो कोई सा भी कंसेप्ट आप यूज़ कर लिए, हम फर्स्ट टर्म यूज़ कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए के साथ जब मल्टीप्लाई किया था इसका प्रूफ करते हुए, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स आई थी जिसमें एक एलिमेंट आया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए नंबर, क्योंकि डिटर्मिनेंट किया इट सेल्फ आ नंबर। सो 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 ए। आप बेशक इसको आप दोबारा चेक भी कर सकते हैं, इसीलिए हमने उसका एक बार प्रूफ कर लिया था। सो अब ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस। अब इनका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो टेकिंग डिटर्मिनेंट्स एट बोथ साइड्स, अब इसका मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं तो बोथ साइड्स आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए
इस तरह, इसका भी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसको भी दे दूँ, इसको भी दे दूँ, क्योंकि हमने कहा था ए की इक्वल भी होगा, बी की इक्वल भी होगा बाय यूजिंग थ्योरम 3। यहाँ पे अगर मैं थ्योरम 3 यूज़ करूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय यूजिंग थ्योरम 3, आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि इसको इस फॉर्म में मैं अब लिख सकता हूँ बाय यूजिंग थ्योरम 3। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। सो अब राइट हैंड साइड से अगर मैं डिटर्मिनेंट ए को कॉमन ले लूँ, सो यहाँ पे बेटा आप ध्यान रखना, क्योंकि जब हमने प्रूफ किया था तो उसमें से मेरे पास मैट्रिक्स में से ए डिटर्मिनेंट कॉमन निकाला था। अब मैं डिटर्मिनेंट्स में से मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ए को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो हमें मालूम है हर रो से निकलेगा। सो रो फर्स्ट से निकला, ठीक है जी, डिटर्मिनेंट ए। सो रो 2 से निकला तो स्क्वायर, एंड रो 3 से भी निकला तो क्यूब, तो क्यूब। तो आई एम लेफ्ट विथ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3, तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा 2। सो आई कैन राइट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 2। एंड इस चीज को देखिए, अब ये मेरे पास क्या बचा, सिर्फ डिटर्मिनेंट। अगर इसको मैं सॉल्व करूं विद अ रो 1 तो मेरे पास क्या बचेगा, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं अलग में। अगर मैं रो 1 के साथ इसे सॉल्व करूं तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, 1 टर्म। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे हम इस बॉक्स में देख लेते हैं। सो अब इसको मैं लिख सकता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। और इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम इन जनरल की बात कर लेते हैं कि इन जनरल की बात करें, सो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे जब हमने इसे सॉल्व किया था तो हमारे पास ऑर्डर कितना था, 3/3, तो मेरे पास क्या आ गया, एक कम, राइट हैंड साइड स्क्वायर आया। सो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालूँ, किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालूँ जिसका ऑर्डर n हो, जिसका ऑर्डर n हो, वो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है, n-1, एक कम। सो इन जनरल हम ये रूल यूज़ कर सकते हैं। ये रूल हमें काफ़ी हेल्प पड़ेगा हमारे MCQ क्वेश्चंस में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और अगर कंपटीशन में हमें कोई सम आता है। सो लेट यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं इन जनरल। अगर मैं कहूँ लेट मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A हैविंग ऑर्डर n, अगर उसका ऑर्डर n है, सो आई कैन से दैट एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, सॉरी इसे रिपीट करता हूँ, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मैट्रिक्स A के डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n-1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, आप इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर 4। अब हम थ्योरम नंबर 4 देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसने कहा कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए जो कि स्क्वायर इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का क्या मतलब होता है, हैज अ स्क्वायर, हैज अ इनवर्स। ठीक है, सॉरी, इन्वर्टेबल का मतलब क्या कहता है, हैज अ इनवर्स इफ
एंड ओनली इफ A is non-singular matrix. A is non-singular matrix. So this is the condition जिसके बारे में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी इन्वर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है। वो कंडीशन क्या है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सो अब इसे देख लेते हैं फर्दर। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ लेट मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है हैविंग ऑर्डर n। सो मुझे इसका फाइंड करना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो इन चैप्टर 3 ऑफ मैट्रिसेस हमने क्या कहा था, इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, हम इक्वेशन यूज़ करते थे a इंटू बी इज इक्वल टू आई। अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए को मैं मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दूं सेम ऑर्डर की, ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होगा, तो मुझे रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। मैं कह दूंगा बी इज माई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और हम क्या कह सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। इसकी हमने थोड़े करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे कि बी इज़ अ यूनिक मैट्रिक्स होगी, है सेम ऑर्डर होगा। अब उन्होंने हमें कंडीशन कह दी कि इसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 4 इफ ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डजंट इक्वल टू 0। पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। इसे देखते हैं। इसी स्टेटमेंट को अगर मैं लिखूं ए बी इज इक्वल टू आई। अब मैं क्या करता हूं, इस पे मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेता हूं, ठीक है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। मेरे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अब सिंस मुझे एक चीज पता है, सिंस पहले आई की बात कर लेता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ आई मेरे पास हमेशा ही 1 होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, इटसेल्फ अ नंबर। आप ट्राई कर सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर डिटर्मिनेंट निकालिए, आपके पास 1 ही आएगा, जैसे हमने पहले भी देखा था। एंड बाय यूजिंग थ्योरम 3, यहां पर अगर मैं थ्योरम 3 यूज करूं तो थ्योरम 3 मुझे क्या कहती थी, अगर प्रोडक्ट ऑफ थ्योरम 3 हमें क्या स्टेट करती थी, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होएगा, रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स के रिस्पेक्ट के इक्वल। मैं इसे यूज कर लेता हूं थ्योरम 3 को यहाँ पे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन लगा के। अब मेरे पास एक थ्योरम 2 भी थी, थ्योरम 2। अब थ्योरम 2 मुझे क्या कहती थी, अगर मेरे पास मैट्रिक्सिस के डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट 1 हो। अब हम थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग इस रिलेशन को क्या कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं ए बी, अगर बोथ आर नॉन सिंगुलर तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होगा। इसी थ्योरम को अगर मैं रिवर्स कहूँ, मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नॉन सिंगुलर, माई मैट्रिसेस आर आल्सो नॉन सिंगुलर। फ्रॉम हेयर मैं बाय यूजिंग थ्योरम 2 कह सकता हूँ कि जो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 10 विच गिव्स, मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर आ गई। नॉन सिंगुलर मीन्स इसका डिटर्मिनेंट डजंट इक्वल टू 0 होगा। दिस इज द कंडीशन, ठीक है, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको हम कन्वर्सली भी करके देख लेंगे, इसको उल्टा करके भी देख लेंगे तो हमें क्या मिलता है। नोट इट डाउन, फिर इसको हम रब कर देंगे, फिर हम इसका कन्वर्सली चेक करेंगे। एंड इस कंडीशन को अब मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ, हेंस
मैट्रिक्स ए जो हमारी है इज नॉन सिंगुलर होनी चाहिए फॉर द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कि उसके इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, और द ओनली कंडीशन कि ए इज नॉन सिंगुलर, मतलब इसका डिटर्मिनेंट डजंट इक्वल टू 0। सो हमने थ्योरम 4 का क्या कंडीशन चेक की थी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो हमने यहाँ पे प्रूफ करके देख लिया कि फ्रॉम चैप्टर 3 हमारे पास ये इक्वेशन है ए बी इंटू वाई, ये तभी पॉसिबल है इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए। सो पहले हमने इसको डिटेल में स्टडी किया था, सो इसे अब मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में साइड में लिख लिया। तो अब इसको अब देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट हम कैसे इनवर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्टेबल होगी। इन्वर्टेबल होगी मीन्स जो ये मैट्रिक्स मेरी नॉन सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर होगी जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसी चीज को उल्टा कहता हूं, कन्वर्सली उल्टे तरीके से, लेट माई ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, ए बी माई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो बाय थ्योरम फर्स्ट, अब नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 बाय द डेफिनेशन। अब हमें मालूम है थ्योरम 1 हमें क्या दे रही थी कि ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, जैसे हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट of A matrix into इनका प्रोडक्ट with A matrix, it gives us to A determinant of A matrix into I identity matrix by theorem 1। थ्योरम 1। सो अब मैं इसे क्या करता हूं, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद डिटर्मिनेंट A, मैं इसको डिवाइड करता हूं बोथ साइड्स विद डिटर्मिनेंट ए। ठीक है जी, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, अगर इसे ए को मैं ऐसे ही लिख लूँ एज सच, सो डिटर्मिनेंट को इसमें ले लूँ 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A into adjoint of A into A is equal to, अब डिवाइड किया, ये कैंसिल, सिर्फ मेरे पास बचेगा I। सो क्या इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकता हूं, A B is equal to I, this is my condition to exist a inverse। अगर हम कह सकते हैं कि B A का इन्वर्स होगा तो मेरे पास I मिल जाएगा, या इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं अगर B का इन्वर्स A होगा तो भी मेरे पास I आ जाएगा। दिस इज द कंडीशन। अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो मेरे पास राइट हैंड साइड में I है इज इक्वल टू I। सो अगर मैं इसे कंपेयर करूं, मेरे पास A है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा B A B। सो कैन आई राइट दिस टर्म एज अ B इज इक्वल टू, सो ये भी B आ जाएगा, B इंटू A इज इक्वल टू I। सो वेयर मैं B को क्या कह दूंगा, B इज माई 1 upon determinant of A matrix into adjoint of that matrix A। सो
अगर हमें पता चल गया ए मेरा नॉन सिंगुलर है, सो हम उसका इन्वर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। किसके बराबर? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स जो हमें गिवन होगी, जिसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो प्लीज नोट इट डाउन। सो इसे एक बार और फॉर्म में लिख लेते हैं। सो ए इज इन्वर्टिबल मैक्सिस इफ ए इज माई इन्वर्टिबल मैक्सिस, वो हम चेक करेंगे बाय कंडीशन ऑफ नॉन सिंगुलैरिटी से, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया। सो फिर हम क्या करेंगे, 10 हम कह देंगे अगर मेरा ए इज नॉन सिंगुलर आ गया तो हम कह देंगे 10 ए इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब हैज अ इनवर्स, इनवर्टिबल, ठीक है जी, हैज अ इनवर्स। तो वो इनवर्स निकलेगा कैसे? सो ए इनवर्स हमारा कैसे निकल जाएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से। सो वी कैन इजिली फाइंड our inverse with the help of determinant and adjoint. So please note it down. Thank you for watching the video.